हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सीटेट का पेपर। सीटेट के पेपर से हिंदी सब्जेक्ट लेंगे हम, इसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आप पढ़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम किसी भी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते हैं और उससे अगर हमें प्रश्न देने हैं, प्रश्नों के उत्तर दे, पहले प्रश्न पढ़ें, फिर गद्यांश पद्यांश, उसके बाद फिर प्रश्न पढ़ें, उसके बाद अंडरलाइन करते चलें। प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो जहाँ तक हमने इस गद्यांश को पढ़ा, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हर चीज़ अनिश्चित है। क्या मिलेगा आगे, फूल मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, तो कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित है सारी चीज़ें, तो मतलब यहाँ पे अनिश्चितता के ओर संकेत किया गया है। नंबर 2 पे है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। तो पहला ऑप्शन है फूल और कांटे, दूसरा है बाग और वन, तीसरा है सुख और दुख, चौथा है प्रिय और अप्रिय। तो ये जो कविता के आधार पर जो बात कही गई है वो सुख और दुख का प्रतीक है। फूल और कांटे तो लिखा ही हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। बाग और वन का हमारे जीवन में ज़्यादा कोई पर्याय नहीं है। प्रिय अप्रिय तो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कविता में जो बात कही गई उसके हिसाब से सुख और दुख जो भाव हैं उसके ये प्रतीक हैं। अगला है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो पहला ऑप्शन है हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, या हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो जिस हिसाब से हमने कविता पढ़ी है, ये जो गद्यांश है हमारा, गद्यांश के अकॉर्डिंग इसमें कवि यही बता रहा है कि हर स्थिति में मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। अब देखेंगे, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है। सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है। तो क्योंकि जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर हमें अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके नहीं देना होता है, हमें इन गद्यांशों को पढ़ के ही देना होता है। तो इन गद्यांशों के अनुसार जो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि इस जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, इस जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये नहीं से सवाल पूछता है, तो लोग इस पर क्या करते हैं, नहीं पे ध्यान नहीं देते। तो तटनी, जयमाल, नद, ये सारे सरित के समानार्थी शब्द हैं। प्रवाह जो है, तो राइट आंसर इज 4। प्रवाह जो है वो सरित का समानार्थी शब्द नहीं है। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ते। अनिश्चित ते तो होता नहीं है, अनिश्चिती, अनिश्चिती भी नहीं होता, तो क्या होता है, अनिश्चितता। तो अनिश्चित, निश्चित, अनिश्चित तब होता है। तो इसमें ये 4th वाला जो है वो राइट आंसर है। अब एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसको पढ़ के 97 से लेके 105 तक, 97 से लेके 105 तक के सही उत्तर देने हैं। तो देख लेते हैं, राष्ट्रीय पर्वों और संस्कृति समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविता सुनी और सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वो उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियाँ करने लगें, रचने लगे, ये माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है कि ऐसा करते हुए वो उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वो उन्हें
अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में ये निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वो करना चाहते हैं, बल्कि वो वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे को स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, ये स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, ये पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारे संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थीं, वो जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वो अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगहें थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं, ज़बान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थीं। अब ये रहा हमारा अनुच्छेद। अब इसे देख लेते हैं, प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए। ये माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ जा सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो इसमें जो हमने अनुच्छेद पढ़ा उसके अनुसार क्या पूछ रहा है प्रश्न, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, ये माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है, माता पिता को लगता है कि माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे बच्चे, अगर वो गीत गाने में ज़्यादा लग जाएंगे। तो गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या लगता है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, ये सीखना बहुत ही कठिन काम है। तो अनुच्छेद के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा 1। स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं। आगे है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है, ये संस्कृत का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो ये होगा राइट आंसर। नंबर 4 इज़ राइट आंसर, कि समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। आगे देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। पहला है, बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में। नहीं जी, सब गलत है, पहला वाला आंसर सही है, बाधक के रूप में देखते हैं। आगे है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, इनसे बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर ये होगा, क्योंकि बच्चे इसका भरपूर आनंद तो लेते ही हैं, लेकिन सही कथन सही नहीं है। तो नहीं वाले को हम देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे बच्चे अपनी राह को भटक जाएंगे, ये जो कथन है वो सही नहीं है। आगे देखते हैं, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल या शिक्षा अधिकारी। तो माता पिता लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। सकर्मक, क्योंकि उसमें कविताओं के बारे में बात हो रही है कि कविताएं सुनी सुनाई जाए, तो ये सकर्मक है। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, तो बहुत आसान है ये, इसमें एक प्रत्यय है। मंजूर का समानार्थी शब्द है स्वीकार करना। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है। भाषा शिक्षा का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो जब भी लैंग्वेज भाषा को सीखने सिखाने की बात हो,
तो उसके इन्वायरमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो थर्ड वाला हमारा राइट आंसर होगा। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। गलत। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। गलत, ये भी गलत है। बच्चा जो है वो भाषा को अपने आप सीख सकता है। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य। तो सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ उन्हें ग्रुप में रख दिया जाए, समाज में रख दिया जाए तो भी वो भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि वो बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। जहाँ भी मातृभाषा की बात आती है वहाँ मातृभाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। बिल्कुल नहीं जी, मानक भाषा भी कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर दें। ये तो देना ही चाहिए, लेकिन सवाल पूछा है कि क्या प्रयास होना चाहिए टीचर से, तो इसमें यही होगा कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। तो पहला वाला राइट आंसर होगा। उसके बाद है कक्षा 5 के बच्चों को भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? तो पहला है केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा? तो भाषा सीखने की जहाँ बात हो रही है तो इन सारे बातों में, वाक्यों में ओपन एंडेड सवाल है, तो बच्चा सोचेगा और लिखेगा। लेकिन इसमें तो बस एक चीज़, ईदगाह में हामिद ने क्या ख़रीदा, तो बस एक चीज़ बता देगी कि ये ख़रीदा, तो ये बात तुरंत ख़त्म हो जाएगी, तो ज़्यादा सीखने का अवसर नहीं मिलेगा। तो क्या कमज़ोर मानते हैं? तो राइट आंसर इज़ फोर्थ वन। अगला है भाषा की अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? तो सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। तो जब भाषा सीखने सिखाने की बात आए तो उसमें कम्युनिकेशन जो है सबसे मेन रोल अदा कर सकता है। तो 3 इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कविता सुनना और शब्द से लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना। जी बिल्कुल, इसमें राइट आंसर होगा थर्ड वन, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। आगे बढ़ते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। ये भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, वो अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे लंबे शब्दों के पढ़ने में कठिनाई होती है। तो आप भी देखते होंगे कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और कोई कहीं से सॉन्ग बज रहा है, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप उसको बोल के पढ़ते हैं या 2 बार पढ़ते हैं। कोई ख़ासकर जब कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो हिंदी पढ़ रहे हो, या हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो कोई चीज़ अगर नई चीज़ आ गई तो आप उसको जब 2 बार पढ़ते हैं तो वो, या बोल बोल के पढ़ते हैं, तो वो अच्छे समझ में आ जाता है। तो इसके हिसाब से राइट आंसर थर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है। सवाल है कि आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो मतलब कि 3 होंगे, 1 नहीं होगा। तो देखते हैं। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटि की पहचान करना। नहीं जी, कभी किसी बच्चों को उनकी
गलती ना निकालना ना बताना। तो ये फोर्थ आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्योंकि कभी क्या होता है, कभी कोई कमज़ोर बच्चे को अगर टीचर पढ़ा रहा है और उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है या वो सही बोल नहीं पा रहा है, तो कभी उसको स्टार दे देते हैं वो, या उसको गुड दे देते हैं। तो वो उस गुड और स्टार की खुशी में भी वो बहुत अच्छा काम करके दिखाता है। तो बच्चों की त्रुटि की पहचान नहीं करना है। तो फोर्थ वन राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अपने विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। छुट्टियां कैसे मनाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक पर इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो इसमें सबसे जो एप्रोप्रिएट होगा, जो सबसे सही आंसर है वो ये कि बच्चा अपने आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करे अगर, तो ये लेखन कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण हो। अगला है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। सही। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ये तो गलत, क्योंकि होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। गलत। बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के होकर स्कूल आते हैं तो उन्हें बोलने आता है, तो मतलब स्कूल आके भाषा नहीं सीखते हैं वो। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बिल्कुल नहीं जी। तो ये होगा, बच्चे जन्मजात सीखते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है सुनने, बोलने, पढ़ने या लिखने। तो डिस्ग्राफिया है तो लिखने। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला ऑप्शन है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे बात कही जा रही है। नैतिक मूल्य वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, या हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। जी बिल्कुल, जहाँ पे विविध रूप देने वाली रचनाएं हो तो ये आंसर सही होगा। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। भाषा सीखने सिखाने को बाधित करती है। तो कोई भी बहुभाषिक अगर मल्टी लैंग्वेज बच्चा बोल रहा है, या बहुत सारे बच्चे हैं, कोई इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कोई उर्दू में, कोई हिंदी में, तो ये भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेंगे, आकलन को भी बाधित नहीं करेंगे। कोई चुनौती नहीं है, ये संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। क्या अंतर, उसका मुख्य आधार क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, या भाषा की जटिल संरचनाएं। तो क्वेश्चन है उसका कि भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो इसका राइट आंसर होगा परिवेश। मुख्य आधार ये बिल्कुल नहीं है। भाषा लिखित आकलन ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो भाषा का उपलब्ध परिवेश जो है वो भाषा को अर्जित करने, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल आके ही नहीं बोलने सीखता, भाषा जो है वो स्कूल से ही नहीं सीखा जा सकता। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को भाषा अगर हम सिखा रहे हैं तो ग्रामर व्याकरण पढ़ा के सिखा रहे हैं, तो वो रूल सीखते हैं, वो भाषा सीखते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन अगर उन्हें इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट करके दे दिया जाए, परिवेश क्रिएट कर दिया जाए, परिवेश को उपलब्ध करा दिया जाए, तो बच्चा बातचीत से, संप्रेषण से, कम्युनिकेशन से ही भाषा को अर्जित कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, जिसमें हम करेंगे सीटेट के हिंदी भाग से कुछ और प्रश्न। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।